गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीढ़ की हड्डी का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा कि रामस्वरूप और उनकी पत्नी मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी लड़की को भी साज श्रृंगार करने के लिए कहते हैं, किंतु वह अपनी वास्तविकता में ही रहना चाहती है। और तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा कहती हैं, जो मेहमान आने वाले हैं वो लड़कियों की शिक्षा से लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ़ हैं। उनका मानना है कि लड़कियां जब ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं, शिक्षित हो जाती हैं, तो वह परिवार को संभालना नहीं जानती और इसीलिए वह अपने बेटे के लिए एक कम पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रहे हैं। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झाँकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगली देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। यहाँ पर बताया जा रहा है, रामस्वरूप की पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि इसको एंट्रेंस पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती, अपना मनमाना नहीं कर पाती, इतनी समस्या इतनी परेशानी सामने नहीं आती, किंतु तुम मेरी बात नहीं माने। तभी रामस्वरूप उसे इशारे करता है कि तुम्हें अपनी जुबान पर काबू करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए और मेहमानों के सामने इस बात का जिक्र भी नहीं किया जाएगा, किंतु तुम अभी से सारी बातें जुबान पर लिए फिर रही हो, बोल रही हो और जब तक वो सब आएंगे तब तक न जाने क्या क्या उगलोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे वो तैयार कर लो ना, सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया, रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। प्रेमा और रामस्वरूप आपस में बातचीत करते हैं और रामस्वरूप कहता है कि जैसे भी उमा को तैयार कर दो और पान के साथ नाश्ते के साथ उसे नीचे भेज देना। तो प्रेमा, उनकी पत्नी, कहती है कि सब कुछ तैयार है, मिठाई वो लोग ज़्यादा नहीं खाएंगे, नमकीन चीज़ें बना दी है, किंतु मक्खन अभी तक नहीं आया है। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती ही नहीं है। अब बताओ रतन, मक्खन लाए कि नहीं यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितारा ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो ही आदमी तो हैं। लेखक ने बताया कि मक्खन नहीं आया है और मक्खन के लिए दोनों पति पत्नी परेशान होते हैं। रामस्वरूप कहता है कि मक्खन की दुकान दूर है और उसे लाने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, जबकि घर में एक ही नौकर रतन है, वो क्या करेगा। तो प्रेमा उसके सवालों का जवाब देती है कि यहाँ का सारा काम निपट चुका है, कमरे की साज सज्जा हो गई है, बाजा सितार आ गया है, नाश्ता मैं बगल के कमरे से तुम्हें पकड़ा दूंगी और एक आध काम तुम स्वयं कर लेना, तब तक रतन मक्खन लेकर आ जाएगा। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीनी से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा और लड़का, रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। लेखक बताते हैं कि रामस्वरूप
अपनी पत्नी को बताते हैं कि जो मेहमान आने वाले हैं, एक लड़का है, दूसरा लड़के का बाप है, और तुम उमा से कह देना थोड़ा सलीके से आएगी। ये लोग नखरे दिखाने वाले हैं, इनके विचार दकियानूसी हैं, रूढ़िवादी हैं, आडंबरवादी हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा समाज में जाते हैं, किंतु बहू चाहते हैं, लड़की चाहते हैं जो पढ़ी लिखी ना हो। उमा की माँ पूछती लड़का क्या करता है, तो रामस्वरूप बताता है कि वह अपने बाप से भी तेज है, बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, शिक्षा का दूसरा, मजबूरी है, वरना मैं इन लड़के और इन बापों को बहुत कोरी सुनाता। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप क्या है रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर जल्दी मुँह अंदर करते, अरे ये प्रेमा अभी आ ही गए। नौकर पर नज़र पड़ते, अरे तू यहीं खड़ा बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने। सब चौपट कर दिया, अभी उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे बाजे सटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त, तुम जाओ मैं रख देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठा कर रखते हैं किवाड़ों पर। दस्तक। लेखक बता रहे हैं कि तभी रतन दरवाजे पर से कहता है कि कोई आ रहा है, और रामस्वरूप जैसे ही दरवाजे से झाँक कर बाहर देखते हैं, वो तुरंत कहते हैं कि मेहमान आ गए हैं, और अपने नौकर को डांटते हुए कहते हैं तुम अभी मक्खन लेने नहीं गए, जाओ जल्दी मक्खन लेकर के आओ और पीछे दरवाजे से लेकर आना। तभी दोनों मेहमान अंदर प्रवेश करते हैं। रामस्वरूप उनका आदर सत्कार करते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप ने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ़ लाइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल का खखार नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी? अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। लेखक ने बताया कि रामस्वरूप गोपाल प्रसाद आपस में बातचीत करते हैं, औपचारिकता दिखाते हैं। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की सेवा सत्कार में लगे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि रास्ता ढूंढने में आपको कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं हुई? गोपाल प्रसाद जवाब देते हैं कि यदि आप लड़की की शादी करना चाहते हैं तो मुझे अपने लड़के की शादी करनी है, और इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि ऐसा कहिए कि मैंने ही आपके लिए परेशानी पैदा कर दी है। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। थोड़ी बाद लड़के की ओर मुखातिब और कहिए, शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, वीकेंड में चला आया था। राम, आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा? जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। लेखक कहते हैं कि रामस्वरूप लड़की का पिता लड़के से पूछता है कि कहिए आप कितने दिन की छुट्टी पर घर आए हैं? वह जवाब देता है, कॉलेज की छुट्टी नहीं आई हुई है, इसलिए मैं वीकेंड पर आया हूँ। पढ़ाई लिखाई के बारे में दोनों से बातचीत होती रहती है। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बात यह है कि साहब, किया शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों की इसी उम्र में सारी बीमारियां लग सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। इस प्रकार रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद आपस में बातचीत करते हैं।